नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक्लेम्पसिया एंड प्रेगनेंसी। मैंने पिछले हफ्ते एक आपको वीडियो दिया था जिसमें कि प्री एक्लेम्पसिया और प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के बारे में बात की थी। ये समझ लीजिए उसी का एक एक्सटेंशन है और सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज ऑफ प्री एक्लेम्पसिया सिंड्रोम, जो कि बहुत प्रेगनेंसी स्पेसिफिक सिंड्रोम है। जब प्री एक्लेम्पसिया बहुत ही सीवियर फॉर्म में होता है और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको मेडिसिन से, या तो पेशेंट खुद नहीं जा पाते हैं या डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब ये एक और सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसमें भी पेशेंट को फिट पड़ने लगते हैं और वो कंडीशन कहलाती है एक्लेम्पसिया। क्यों होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि इसकी जो शुरुआत है वो तो तभी हो जाती है जबकि बच्चा ठहरता है, जब जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो बच्चेदानी के अंदर चिपकने की कोशिश कर रहा है और उस वक्त प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है। जब प्लेसेंटा का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, प्रॉपर प्लेसेंटेशन नहीं होता, वो अच्छी तरह से अंदर जो ट्रोफोब्लास्टिक है उसका टिश्यू, वो यूट्रस के अंदर की छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं, स्पाइरल आर्टरीज, उनके अंदर वो घुस नहीं पाता, इन्वेजन नहीं कर पाता, तो वो आर्टरीज बहुत नैरो रह जाती हैं और उसकी वजह से जो प्लेसेंटा को जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए अबंडेंस में, वो नहीं मिल पाती और कुछ तरह के ऐसे टॉक्सिक मटेरियल पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से पूरे शरीर की छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स गेट अफेक्टेड। और जब ये ब्लड वेसल्स, ब्रेन की ब्लड वेसल्स, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो जाती हैं, तो ब्रेन के सेल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, इडीमा हो जाता है। उस इडीमा की वजह से जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो नॉर्मल ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हमेशा चलती रहती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से ये फिट्स पड़ने लगते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन, क्योंकि ब्रेन को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो उसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब गड़बड़ हो जाती है, तो जैसे हे वाय हो, किसी भी तरह से वो काम करने लगता है और फिर पेशेंट को बहुत एक बड़ी सिवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ना सिर्फ ये कि वो फिट्स आते हैं और उस वक्त पेशेंट की डेथ होने की संभावना है, उसके बाद फॉलोइंग दैट बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो लंग्स में, लिवर में, किडनीज में हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट कैन इवन डाई। 50% केसेस में जो जितने भी एक्लेम्पसिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें 50% जो है वो तो लास्ट के 3 महीनों में, जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसमें होते हैं। करीब 30% केसेस जो हैं जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद होते हैं एंड रेस्ट 20% जो है वो डिलीवरी के बाद, पोस्टपार्टम विदिन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अब ये कहा जाता है कि ये तो प्लेसेंटा से रिलेटेड चीज है, तो जब डिलीवरी हो गई तो फिर क्यों फिट पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि डिलीवरी के बाद भी जो चेंजेस हुए हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बॉडी से निकलने में टाइम लगता है। तो इस वजह से जब तक वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी से नहीं निकले हैं, जब तक ब्रेन सेल की स्वेलिंग पूरी तरह से नहीं गई है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि दोबारा से वो फिट पड़ जाए। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जब बहुत सीवियर प्री एक्लेम्पसिया होता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे आने लगते हैं जिससे हमें ये आभास हो जाता है, हमें समझ में आता है कि ये पेशेंट को एक्लेम्पसिया होने का डर है। ऐसे कंडीशन को हम इमिनेंट एक्लेम्पसिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, सडनली पेशेंट जिसको बहुत बीपी हाई है और सडनली कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है। ये सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है, बहुत सीवियर हेडेक है, या पेट में अपर एब्डोमेन में ऊपर की तरफ से बहुत सीवियर पेन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, या फिर आंखों के आगे बिल्कुल जैसे कि चमकदार रोशनी आ रही है, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स ये आ रहे हैं, या जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो देखा कि 4+ एल्ब्यूमिन आ गया है उसमें, या रेस्पिरेटरी रेट जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब ये आती हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये पेशेंट को अगर हमने इमीडिएटली टैकल नहीं किया तो दिस पेशेंट कैन गो इनटू एक्लेम्पसिया। जब एक बार एक्लेम्पसिया आ जाता है, फिर ऐसा नहीं होता कि एकदम से आ जाए, उसके भी कुछ स्टेजेस होती हैं, एक एक करके स्टेज होती है। एक सबसे पहले होती है प्रोड्रोमल स्टेज होती है, वो
कुछ घंटे पहले से डेवलप होती है। और उसमें क्या है कि पेशेंट को बड़े स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या तो बहुत ड्राउजी फील करता है पेशेंट, सोता ही रहता है, या फिर उसको स्पीच डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। एक जैसे कि बोलने में कुछ लड़खड़ाहट सी हो रही है, कुछ ठीक से साफ तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की है। फिर सेकंड स्टेज आती है जिसको ऑरा की स्टेज कहते हैं। इस ऑरा की स्टेज में पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि कोई गंध आ रही है किसी चीज की बहुत, या बहुत जोर लाउड नॉइस आ रही है, जबकि ऐसे एक्चुअली ऐसा है नहीं, किसी को और को नहीं आ रही, लेकिन पेशेंट को ऐसा महसूस होता है। थर्ड स्टेज जो एक्चुअल स्टेज है एक्लेम्सिया की, उसमें सारा शरीर जो है वो अकड़ जाता है, पूरा एकदम टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको। सांस रुक जाती है उसमें, आंखें एकदम ऊपर चढ़ जाती हैं, और एकदम 20 से 30 सेकंड तक पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं लेता, एंड सडनली उसके बाद बहुत तेज आवाज के साथ जो है सांस वो छोड़ता है, जिससे कि आवाज से बाहर निकलती है आवाज। चौथी स्टेज में ये क्लॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि बार बार जैसे झटके जैसे लगते हैं, ऐसे झटके लगने लगते हैं। उसमें दांत भी भीग जाते हैं, कभी जबान कट जाती है, कभी झाग जैसा निकलने लगता है मुंह से, ये सब चीजें। और सबसे लास्ट की स्टेज है वो कोमा की स्टेज है, जहाँ पेशेंट एक तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और पूरा जैसे नींद में, गहरी नींद में चला जाए। और जब पेशेंट इस नींद से बाहर आता है, उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं चलता उसको। पेशेंट की रिकवरी इस एक्लेम्सिया वाली प्रॉब्लम से इस पर डिपेंड करती है कि उसको नंबर ऑफ फिट्स कितने पड़े। जितने कम फिट्स पड़ते हैं उतना ही रिकवरी का चांस अच्छा, बच्चे को सर्वाइव करने का चांस अच्छा, पेशेंट को सर्वाइव करने का चांस अच्छा है। और जितने नंबर ऑफ फिट्स बढ़ते चले जाते हैं उतने ही ये सर्वाइवल का चांस जो है वो कम होता जाता है। कई पेशेंट्स जो बहुत दूर गांव वगैरह में रहते हैं, जिनको जल्दी तुरंत फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल की, और उनको आने में 2-3 फिट्स तो उनको घर पे ही पड़ जाते हैं, और जब तक वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ फिट्स पड़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम जिससे उनको ठीक कर सकें, वो सर्वाइव कर सकें, उनके लंग्स के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनको ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, या किडनी ना उनकी डैमेज हो जाए। जितने नंबर बढ़ गए उतने ही ज़्यादा सर्वाइवल का चांस कम होता चला जाता है। तुरंत जैसे ही पेशेंट आता है उसको हम लोग इमीडिएटली सेटल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं कि उसका ऑक्सीजन देते हैं, और जो ऑक्सीजन का जो पैसेज है वो खुला रहे। एक स्पेशल एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिसको हम अंदर डाल देते हैं, और जिससे कि एयरवे उसका खुला रहे, सांस उसकी अंदर जाती रहे। पेशेंट को लेफ्ट साइड में लिटा देते हैं जिससे कि वॉमिट करे तो उसके लंग्स में ना जाए। एक बार लंग्स में चली गई तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उसका पल्स, बीपी, ये सब मॉनिटर करते रहते हैं। और आफ्टर दिस फर्स्ट मेडिकेशन व्हाट वी डू इज एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी। आजकल बहुत अच्छी दवा हमारे पास है जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, जिसको कि हम इनिशियली तो पहले एक बोलस फॉर्म में देते हैं, 5 ग्राम इकट्ठा एक छोटी 100 ml सेलाइन की बॉटल में जल्दी से 15 मिनट के अंदर दे दिया, और फिर 500 ml बॉटल में धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, जब तक लास्ट फिट से लेके 24 घंटे का टाइम नहीं निकल जाता तब तक हम वो फिट ना आने की दवाई देते रहते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद 24 घंटे का टाइम नहीं निकल जाता तब तक वो फिट ना आने की दवाई देते रहते हैं। इस दवाई के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई भी देनी पड़ती है, क्योंकि इससे फिट तो कंट्रोल हो जाते हैं पर कभी कभी इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। एंड देन वी हैव टू गिव मेडिसिन, जैसे कि जिनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। एक बहुत अच्छी आजकल अवेलेबल है लेबोट्रिल करके, जिसको कि हम बराबर ड्रिप फॉर्म में देते रहते हैं। तो ये 2 चीजें हैं विच आर मेन स्टे, एंटी कन्वल्सिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। जो एंटी कन्वल्सिव थेरेपी है, मैक्सेल थेरेपी मैग्नीशियम सल्फेट की, उसमें कभी कभी ओवरडोज हो जाती है, उससे कभी नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत हम
केयरफुल रहते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सेस बराबर देखते रहते हैं, यूरिन आउटपुट हर घंटे में कम से कम 30 ml होना चाहिए। ये सब मॉनिटरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें ये पता लगे कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। और कभी ऐसा लगता है कि मैक्सेल्फ की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसके लिए एक एंटीडोट होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, जो लगाते हैं जिससे कि वो वापस आता है। एक बार फिट पड़ जाए पेशेंट को तो फिर डिलीवरी तो मैंडेटरी है, चाहे वो 6.5 महीने का टाइम है, चाहे 7 महीने का है, चाहे 7.5 महीने का है। फिर हम ये नहीं करते कि हम इसको ठीक कर देंगे, ब्लड प्रेशर ठीक कर लेंगे, उसके बाद जब 8.5 महीने हो जाएंगे तब डिलीवरी कराएंगे। डिलीवरी तो करवानी है, एक बार एक्लेम्सिया हो गया तो। और जहाँ कम है तो कम है, कोई बात नहीं, बट बेबी हैज टू बी टेकन आउट। इसके अलावा कैसे कराना है, ऑपरेशन से कराना है या नॉर्मल कराना है। जिन पेशेंट्स को लेबर के ड्यूरेशन में जब पेन्स आ रहे हैं, उस ड्यूरेशन में अगर फिट्स पड़ते हैं तब फिर हम लोग उनको अलाउ भी कर देते हैं। आधे से ज़्यादा मुंह खुला हुआ है बच्चेदानी का एंड फिट कंट्रोल करके हम वो अलाउ करते हैं कि आप डिलीवरी की नॉर्मल कर दें। बाकी ज़्यादातर केसेस में मोस्टली इट इज़ अ सिजेरियन डिलीवरी, और वही पेशेंट के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए भी वो सेफ रहती है। आपको सुन के घबराहट तो ज़रूर ही होगी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ज़रूर है, लेकिन अगर पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही शुरू से, जब से ही ब्लड प्रेशर डेवलप होने लगता है प्रेगनेंसी में, इसके लिए बहुत केयरफुल रहें कि ये कंट्रोल में रहे, तो फिर एक्लेम्सिया होने की संभावना बहुत 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 कम हो जाती है। इसीलिए जो बुक्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्लेम्सिया बहुत ही कम होता है। इट इज़ ऑलवेज पेशेंट्स हु आर अनबुक्ड, जो पहले दिखाते नहीं रहे हैं या बहुत कभी कभी दिखाया या बहुत दूर रहते हैं, उनको इसमें डील करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको आगे और नए वीडियोस, नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।